दोस्तों नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन, बीएसएससी CGL 3 रैंक 17, बीपीएससी बिहार एसआई एंड मेनी मोर एग्जाम सेलेक्टेड। दोस्तों हम लोग बिहार एसएससी और बिहार एसआई और आगामी बिहार पुलिस की तैयारी के लिए जो है जीके जीएस के लिए प्रहार सीरीज हम लोग चला रहे हैं। इस प्रहार सीरीज में हम लोग पहले वीडियो, फिर जो है उसका जो है पीडीएफ और फिर जो है टेलीग्राम पे जो है क्विज हम लोग टॉपिक वाइज करते हैं। और इसमें हम लोग अभी ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं। इंडियन ज्योग्राफी के सेक्शन में हम लोग जो है भारत का परिचय, भारत के पर्वत, भारत के मैदान, भारत की नदियां, भारत की जो है झील, भारत के जलप्रपात, इन सभी टॉपिक को हम लोग पिछले जो है 6 वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग को ये जो प्रहार सीरीज है उसका जो है 7वां वीडियो है। ये जो वीडियो है ये आप लोग जो देख रहे हैं कि भारत की मिट्टी और वनस्पति जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आगामी 1 से 2 वीडियो में जो है वो ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग जो है वो बायोलॉजी पढ़ेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि एग्जाम होने तक जो 50 से 60 वीडियो में जो महत्वपूर्ण जीके जीएस के टॉपिक है, चाहे वह जीके के हो, चाहे वह साइंस के हो, चाहे वह स्टैटिक पोर्शन के हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग कॉन्सेप्ट के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से कंप्लीट कर लें और क्विज भी जो है टेलीग्राम पर लगाते चले। और ये सारा का सारा प्लान जो है वो बिल्कुल निःशुल्क है। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि कुछ लोग जो है टेस्ट सीरीज के बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, देखिए टेस्ट सीरीज जो है वो बिहार एसएससी का जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, बिहार एसएससी का जो टेस्ट सीरीज है वो ऑनलाइन माध्यम में जो रैंकर सर्कल की टीम है, जिसमें मैं और भी सिलेक्टेड लोग हैं, वो लोग ऑनलाइन माध्यम में बहुत ही जल्द जो है वो 1 सप्ताह के भीतर जो है ये लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है उस दिन टेलीग्राम वीडियो चैट के माध्यम से हम लोग जुड़े थे, तो लगभग 200-250 लोग उसमें जुड़े थे और बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे थे कि टेस्ट सीरीज के अलावा जो है जीके जीएस के बारे में, कि जो जीके जीएस है दोस्तों, तो जीके जीएस के लिए भी दोस्तों जो क्विज बैच वो भी दोस्तों आएगा। और इसके लिए जो है ऐप पर काम चल रहा है, एप्लीकेशन पे काम चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी आने वाला है। क्विज बैच में दोस्तों क्या होगा कि जो भी टोटल क्वेश्चन है जीके जीएस में, मैक्स जो अच्छे क्वेश्चन है, लगभग 10 से 12 हजार क्वेश्चन को हम लोग जो है क्विज के माध्यम से जो है ऐप पर देंगे। ठीक है, तो ये जो है अब आगामी प्लान है। जब लॉन्च होगा तब आप लोगों को फाइनल बता दिया जाएगा। फिलहाल जो है आप लोग जो वीडियो है प्रहार सीरीज का और जो क्विज है, ठीक है, और जो पीडीएफ है, ये प्रोसेस बिल्कुल ऐसे ही जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग बंद करने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने समय के हिसाब से जो ये बिल्कुल जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलेगा। उसके बाद कुछ लोग जो मैथ रीजनिंग के बारे में दोस्तों पूछ रहे थे, तो देखिए मैथ रीजनिंग अब हमारे पास समय का जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए हम सभी चीजों को एक साथ लेके नहीं चल सकते हैं, सिस्टमेटिक तरीका से ही चलेंगे। ठीक है, मैथ रीजनिंग दोस्तों हम कुछ वीडियो के माध्यम से आपको जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ सोर्स है, ठीक है, कुछ जो एकदम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ ट्रिक्स है, वो सब हम बता देंगे। लेकिन आप पूरे सिलेबस के लिए जो है हम पर दोस्तों डिपेंड नहीं रहिए। ठीक है, चाहे वह जीके जीएस हो, चाहे वह मैथ रीजनिंग हो, क्योंकि होता क्या है कि एग्जाम अगर जल्दी हो जाए, नजदीक में हो जाए, तो फिर आप लोग परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए अपने स्तर से जो जहां पढ़ रहे हैं मेहनत जारी रखिए, हम आपके लिए वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। और एग्जाम अगर बाय चांस अगर लेट से होती है, जिसकी प्रबल संभावना है कि एग्जाम में विलंब होगा, क्योंकि आप लोगों की संख्या जो है बीएसएससी में वो छोटी मोटी संख्या नहीं है। लगभग अराउंड जो है 25 से 30 लाख लोगों का एग्जाम लेना जो है वो कोई खेल नहीं है। इसलिए जो है थोड़ा सा एजेंसी फाइनलाइज करना, फिर फेयर तरीके से एग्जाम लेना, इस सब में डिले होगा ही होगा। तब तक जो है मेरा प्रयास रहेगा कि हम लोग मैक्सिमम चीजों को कवर कर लें। ठीक है, फिर आने वाले समय में अगर प्रहार सीरीज कंप्लीट हो जाता है, बीच में हम लोग मैथ रीजनिंग का कुछ डालते रहेंगे, लेकिन प्रहार सीरीज अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम लोग मैथ रीजनिंग पर भी ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। फिलहाल के लिए जो है आप लोग जो है अपने स्तर से जितना जो है बेहतर कर सकते हैं, खुद से उतना बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी को जारी रखिए। ठीक है, क्योंकि जितना आप अभी मेहनत कीजिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। इसको आप लोग जो है अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर लाइफ में बहुत लंबे समय तक आपको पश्चाताप हो सकता है। इसलिए जो है वो रुकना नहीं है, चलते रहना है। अब देखिए, जो आज का जो दोस्तों टॉपिक है वो है भारत की मृदा और वनस्पति। भारत की जो मिट्टी और वनस्पति है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो ये टॉपिक है।
और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को हम जो है अपने एक्सपीरियंस से ला रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए। दोस्तों सारी चीजें पढ़ना जरूरी है, मैं मानता हूं। आप लोग जो मैं नहीं बताता हूं, जो चीजें छूट जाती है, या तो उससे कम क्वेश्चन आते हैं, या तो वो अभी इस सीरीज में नहीं है। मतलब जो प्रहार सीरीज है उसमें हम लोग टॉप 50 या 60 टॉपिक ही पढ़ाएंगे। इसलिए अगर हम एक एक करके पढ़ाने लगे तो एक ही सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर हम लोग जो है टारगेट को टाइम से और जो संक्षिप्त में जो है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए जो है वो आप यहाँ से बस हेल्प ले, बाकी बुक है आप उससे पढ़िए। अब देखिए मिट्टी के बारे में आप लोग जानते हैं कि मिट्टी जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो पृथ्वी की ऊपरी परत पर, ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत पर जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का जो है वो मिश्रण होता है, वही मिट्टी होता है। और मिट्टी के अध्ययन को दोस्तों, मिट्टी का जो स्टडी होता है, मिट्टी का जो स्टडी होता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं, मिट्टी के स्टडी को हम लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं पैडोलॉजी। पैडोलॉजी मतलब मिट्टी का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैडोलॉजी। प्रत्येक साल जो होता है 5 दिसंबर को जो होता है वो मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो भारत में जो दोस्तों मिट्टी है, वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। ठीक है, और एक अध्ययन के मुताबिक जो विश्व की जो कुल मिट्टी है दोस्तों, उसको 11 पार्ट्स में बांटा गया है। लेकिन दोनों का डिवीजन का पैमाना, दोनों का क्लासिफिकेशन का पैमाना अलग अलग है। ये नहीं मानिएगा कि 8 भाग 11 में से भारत में, ऐसा नहीं है दोस्तों। 11 भाग का पैमाना अलग है, वर्ल्ड लेवल का पैमाना अलग है, और भारत का जो मिट्टी है उसका वर्गीकरण का पैमाना अलग है। ठीक है, तो ये मिट्टी है। अब देखिए मिट्टी किन किन चीजों से दोस्तों प्रभावित होता है, से जो है मिट्टी का निर्माण होता है, और ये जो है काफी लंबी जो है प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है वो हम लोगों को जानना है। अब देखिए भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण जो होता है वो मैंने बताया कि 8 पार्ट में किया जाता है। अब मिट्टी से संबंधित जो कुछ इंस्टीट्यूट है जिसका नाम आपसे पूछा जाता है, एक इंस्टीट्यूट है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं काजरी। काजरी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जो होता है। तो ये जो होता है केंद्रीय जो शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान जो होता है, ये दोस्तों काजरी जो है जोधपुर में। ठीक है, ये कहाँ है, जोधपुर में। एक और जो है संस्थान है दोस्तों, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस दोस्तों कहाँ है, तो भोपाल में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। मिट्टी का जो 8 टाइप है जो हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों, वो कौन कौन है, तो जलोढ़ मिट्टी है, फिर काली मिट्टी है, फिर लाल या पीली मिट्टी एक ही होता है, ये लेटराइट मिट्टी है, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट मिट्टी, और वन क्षेत्र की मिट्टी जो होती है वो मिट्टी है, वन क्षेत्र की मिट्टी है, या फिर पर्वतीय मिट्टी भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इतना जो है ये 8 टाइप की मिट्टी है जिसके बारे में हम लोगों को बारी बारी से पढ़ना है। तो अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो है सामने आप लोगों को भारत का मैप दिख रहा होगा, और इस मैप में आप लोग देख रहे होंगे कि जो मिट्टी है उसका क्लासिफिकेशन किस किस टाइप से कहाँ कहाँ पर जो है वो किया गया है। आप लोग गौर कर पा रहे होंगे, जो ये जो है सबसे पहले जो आप लोग ब्लू कलर का देख रहे होंगे, ये ऊपर में जो कश्मीर के क्षेत्र में, लद्दाख के क्षेत्र में, फिर बीच में यहाँ पर सिक्किम के क्षेत्र में, फिर यहाँ पर अरुणाचल के क्षेत्र में, ये सब दोस्तों, ये सब जो होता है ना पर्वतीय मिट्टी या वन की मिट्टी जो कि हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर आप लोग दूसरा जो देख रहे होंगे, ये वाला जो है, ये जो मिट्टी का क्षेत्र है, ये जो मिट्टी का क्षेत्र है वो जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी दोस्तों मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है, जहां पर नदियों द्वारा जो लाई गई जो मिट्टी होती है वही जलोढ़ मिट्टी होती है। तो ये ऐसे क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है जहां का अपवाह तंत्र जो है सक्रिय होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे जहां जहां नदी का फैलाव है, जहां जहां नदी का फैलाव है, वहां पर जो है ये पूर्वी घाट में भी आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, और ये जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के मैदानों में आप लोग जो है देख रहे हैं, ये सब जगह जो है जलोढ़ मिट्टी का जो है विस्तार है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप लोग लाल और पीली मिट्टी देख रहे होंगे। ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है दोस्तों, जो पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर जो है जो पठारी क्षेत्र है वहां पर जो है लाल और पीली मिट्टी का विस्तार है। उसके बाद बीच में जो है, बीच में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जो है ये जो मध्य भारत का जो क्षेत्र है दोस्तों, मध्य भारत का क्षेत्र है, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो क्षेत्र है ये एक तरह से काली मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ पर ब्लैक जो मिट्टी है वो पाई जाती है।
इसके अलावा दोस्तों बीच बीच में आप लोग जो है हल्का हल्का जो लाल के बीच में आप लोग देख रहे होंगे, ये छोटा छोटा जगह, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो है, और यहाँ पर बहुत ही लंबी दूरी तक, यहाँ पर काफी बड़े क्षेत्रफल में जो है वो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों शुष्क मिट्टी जो होता है, ये राजस्थान के क्षेत्र में आप लोग देख, मरुस्थल के क्षेत्र में जो है वो शुष्क मिट्टी पाई जाती है। तो ये जो मैप आप लोगों ने देखा, ये मुख्य रूप से जो है भारत की जो मिट्टियां हैं, यानी भारत की जो मेन मिट्टी है दोस्तों, यही है। एक पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और शुष्क मिट्टी। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोगों को जो है वो बारी बारी से पढ़ना है। ठीक है, ये जो है मेजर सॉइल ऑफ इंडिया है और ये मृदा के प्रकार है, वही चीज को दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग बारी बारी से पढ़े, उससे पहले कुछ जान लेते हैं। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। ठीक है, मतलब मिट्टी जो मृदा शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द सोलम से इसकी उत्पत्ति हुई है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। भारत में सबसे ज्यादा दोस्तों वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए, अब हम मिट्टी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत की जो मिट्टी है उसमें सबसे पहले जो भारत की मिट्टी, देखिए भारत की मिट्टी, भारत की मिट्टी में सबसे ज्यादा जो दोस्तों क्षेत्रफल होता है ना, वो आपको जलोढ़ मिट्टी का होता है। जलोढ़ के बाद जो होता है दोस्तों वो होता है लाल मिट्टी का क्षेत्रफल आ जाता है, फिर जो है दोस्तों वो काली मिट्टी का एरिया आ जाता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका हम लोगों ने, हम पर्सनली एक ट्रिक याद रखे हुए, जला का। ठीक है, जला का मतलब जलोढ़, लाल और काला। ठीक है, तो ये सीरियल से। और अगर हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में, कि जलोढ़ मिट्टी की क्या क्या जो है वो खासियत है, जलोढ़ मिट्टी की क्या क्या खासियत है। तो सबसे पहले जो होता है जलोढ़ मिट्टी का जो दोस्तों वो निर्माण कैसे होता है, तो नदियों, हालांकि सिर्फ नदियों से नहीं होता है। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए कि जलोढ़ मिट्टी जो होता है भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 35 से 40%, कहीं कहीं 35%, कहीं कहीं 40% जो है वो देता है, वो आपको जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ये भारत का सबसे ज्यादा, भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र जो होता है, सबसे बड़ा जो क्षेत्र होता है वो इसी का होता है। इसका दोस्तों विस्तार कहाँ पाया जाता है? इसका विस्तार पाया जाता है तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, और इसके साथ साथ जो होता है वो आपको जितना भी जो मेन नदियां हैं, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, उसके बाद दोस्तों गोदावरी है। ठीक है, देखिए अब जो है जितनी भी मेन जो नदियां होती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी मुख्य नदियां, चाहे वह नर्मदा हो, चाहे वह ताप्ती हो, चाहे वह गोदावरी हो, चाहे वह कृष्णा हो, चाहे वह कावेरी हो, तो इन सभी नदियों द्वारा जो होता है दोस्तों, इन सभी नदियों के क्षेत्र में जो मिट्टी है वहां पर भी जो आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी का दो प्रकार होता है, एक को बोलते हैं हम खादर और एक को बोलते हैं बांगर। ठीक है, एक को बोलते हैं खादर और एक को बोलते हैं बांगर। खादर जो मिट्टी होता है दोस्तों वो एकदम नया मिट्टी होता है, नवीन मिट्टी होता है, और ये काफी उपजाऊ, यानी सबसे जो उपजाऊ होता है ये यही होता है। इसका क्या कारण है? नदी जो है हर वर्ष जो है ना वो कुछ ना कुछ मिट्टी लेकर आती है, अपने साथ गाद लेकर आती है, और ये जो है वो ऊपरी भाग में जो है वो छोड़ देती है। तो वो मिट्टी जो होता है वो कहलाता है खादर। और बांगर मिट्टी जो होता है पुराना होता है और ये कम उपजाऊ होता है। ये जो होता है ये क्या होता है? कम उपजाऊ होता है। ये जो होता है वो कम उपजाऊ होता है। ठीक है, ये प्रकार हो गया। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी की अगर हम संरचना की बात करते हैं तो संरचना जो होता है वो तीन टाइप से होता है। हम यहाँ पर इसको नोट कर देते हैं, यहाँ बगल में जलोढ़ मिट्टी की जो संरचना है दोस्तों, संरचना में जो है तीन चीजें शामिल होती है। एक शामिल होती है बालू, ठीक है, उसके बाद जो शामिल होती है वो गाद,
और उसके बाद जो शामिल होते हैं मृतिका। ये 3 चीजों से ये मिलके बना होता है। और इसमें जो दोस्तों बालू की मात्रा वो 40% होती है जलोढ़ मिट्टी में, गाद की मात्रा 20% होती है और मृतिका की मात्रा शेष 40% होती है। अगर हम आकार की बात करते हैं तो सबसे बड़ा आकार जो होता है दोस्तों वो बालू का हो जाता है। बालू का कण का आकार सबसे बड़ा होता है, 0.06 mm से 2 mm तक इसका साइज होता है। और 0.02 mm से 0.06 mm तक जो होता है वो आपको गाद का साइज होता है। 0.02 mm से कम, मतलब मिलीमीटर से कम जो होता है वो आपको मृतिका का साइज होता है। ठीक है, और ये जो होता है वो सबसे उपजाऊ होता है। जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो सबसे उपजाऊ जो होता है। तो ये जलोढ़ मिट्टी के बारे में था। जलोढ़ मिट्टी के बारे में इतना चीज पढ़ना है। कुल क्षेत्रफल का लगभग 35 से 40%, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे उपजाऊ होता है। इसका विस्तार मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है। 2 प्रकार की होती है, खादर नवीन मिट्टी होती है, बांगर पुरानी मिट्टी होती है। इसकी संरचना जो होती है वो इससे भी इनके बनता है 40% बालू, उसके बाद गाद और उसके बाद मृतिका। अगर हम इसको घटते हुए क्रम में, हम यहाँ पर जो है ना साइज के अनुसार घटते हुए क्रम में लिखे, सबसे ज्यादा बड़ा कण होता है बालू का 0.06 से 2 mm, 0.02 से 0.06 mm गाद का होता है, और मृतिका जो होता है उसका साइज 0.2 mm से कम होता है, 0.02 mm से कम होता है। ये सारी चीजें जो है वो भारत की मिट्टी से रिलेटेड जलोढ़ मिट्टी का जो है वो फैक्ट है। अब दोस्तों देखिए, अब जो अगला जो मिट्टी है दोस्तों वो है दोस्तों लाल मिट्टी। अगला मिट्टी क्या है? तो अगला मिट्टी है दोस्तों लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। देखिए लाल मिट्टी जो होता है ना, लाल मिट्टी के बारे में आप लोग इतना जान जाइए कि लाल मिट्टी जो होता है इसका लाल रंग क्यों है होता है। देखिए लाल रंग का कारण दोस्तों आयरन और सिलिका, आयरन और सिलिका के कारण जो है लेटेराइट भी लाल होता है और लाल मिट्टी भी लाल होता है। ठीक है, लाल मिट्टी का दोस्तों जो क्षेत्र होता है, लाल मिट्टी के बारे में आप लोग बस इतना जान, लाल मिट्टी का जो क्षेत्र होता है वो आपको जो भारत का जो पठारी क्षेत्र है, भारत का पठारी क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? तो भारत का पठारी क्षेत्र जैसे कि छत्तीसगढ़ है, फिर दोस्तों उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद दोस्तों जो है तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, फिर दोस्तों महाराष्ट्र है और कर्नाटक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन सभी क्षेत्रों में दोस्तों लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी जो होता है दोस्तों जब ये जलयोजित रूप में आती है दोस्तों, जलयोजित रूप में तो ये जो है ये पीली दिखती है। मतलब जब ये जल के कण के साथ मिल जाती है तो यही लाल मिट्टी कैसी दिखती है? तो पीली दिखती है। ठीक है, लाल मिट्टी जो होता है वो उतनी उपजाऊ नहीं होती, मतलब कम उर्वर होती है, कम उर्वरता इसमें होती है। और एक और बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पिछला जो पॉइंट पढ़ाया कि भारत की मिट्टियों में जो होता है ना वो एनपीके जो उर्वरक होता है, नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस और पोटास, तो इन सभी की कमी होती है। खास करके नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है। जैसे इसमें भी दोस्तों कमी होती है, किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन, ठीक है, उसके बाद जो होता है पोटास और ह्यूमस, हिंदी में आप लोग लिख लीजिए नाइट्रोजन, ह्यूमस, ये सब की कमी होती है। ये सब की क्या होती है? नाइट्रोजन, ह्यूमस की जो है वो कमी होती है। ठीक है, ये इसमें भी होता है और भारत के अधिकांश मिट्टियों में ये विशेषता होती है। उसी प्रकार से इसमें भी दोस्तों देखिए ये कम उर्वर होती है, और कम उर्वर के साथ साथ जो होता है इसमें जो है इसमें कमी पाई जाती है। इसमें भी दोस्तों वो नाइट्रोजन की और ह्यूमस की मात्रा जो होती है वो कम होती है। ये लाल मिट्टी हो गया। लाल मिट्टी के बारे में ये जो है दूसरा सबसे बड़ा जो मिट्टी का क्षेत्र है, सेकेंड बड़ा, सबसे बड़ा जलोढ़ था और ये दूसरा बड़ा होता है। अब हम लोग तीसरी जो मिट्टी की विशेषता पर आते हैं। तीसरा जो दोस्तों मिट्टी है वो है आपको काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में जो है वो आप लोग जान जाइए कि काली मिट्टी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो काली मिट्टी से क्या क्या क्वेश्चन बनता है? तो काली मिट्टी जो होता है दोस्तों इसका निर्माण जो हुआ है ना, इसका निर्माण हुआ बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट या लावा से हुआ। ठीक है,
अब लावा क्या होता है? बेसाल्ट तो चट्टान का प्रकार है, लेकिन लावा जो होता है वो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उससे जो भी नीचे से पदार्थ निकलते हैं उसके जमने से जो होता है वो कहीं न कहीं काला काला मिट्टी का निर्माण हुआ। भारत में जो होता है, भारत में जो प्रायद्वीपीय भारत, जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, खास करके दक्कन का क्षेत्र जो होता है, वहां पर जो है इसकी विशेषता है, वहां पर जो है इसका क्षेत्र जो है वो बहुत ही ज्यादा काली मिट्टी का पाया जाता है। काली मिट्टी जो होता है दोस्तों, वो इसको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि ट्रॉपिकल चेरनोजम ट्रॉपिकल चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको बोला जाता है रेगूर मिट्टी भी बोला जाता है। काली मिट्टी दोस्तों कपास की खेती के लिए फेमस है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, कपासी मृदा भी बोला जाता है। ठीक है, काली मिट्टी जो होता है दोस्तों, उसमें जो होता है ना, वो एक तरह से जुताई की कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये ज्यादा भुरभुरी मिट्टी होती है, इसलिए इसको बोला जाता है, एक और नाम से बोला जाता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी जो होती है स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है। इसके साथ साथ इसकी जो जमता, मतलब जल जो ये ग्रहण करती है वो बहुत ही तेजी से करती है, इसलिए तीव्र जो है वो जलधारण जो होता है काली मिट्टी करती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पूरे भारत में जो है सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों काली मिट्टी का, वो आता है महाराष्ट्र में। कहाँ आता है? तो महाराष्ट्र में। टोटल काली मिट्टी का दोस्तों 27% जो एरिया है वो अकेले महाराष्ट्र में आता है। इसके अलावा जो अन्य जो राज्य होते हैं, अन्य राज्य जहां पर इसका विस्तार होता है, तो महाराष्ट्र के अलावा दोस्तों गुजरात में भी इसका क्षेत्र पाया जाता है, काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि गुजरात में भी कपास की खेती होती है। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक के क्षेत्र में भी ये पाया जाता है। ठीक है, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो ही गया, उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी जो है इसका विस्तार पाया जाता है। हालांकि और भी राज्य है, लेकिन ये मुख्य रूप से है दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है वो काली मिट्टी के बारे में आज जो है विशेष रूप से जानकारी प्राप्त किए होंगे। अब देखिए, अब जो है अब अगला जो इंपोर्टेंट मिट्टी है दोस्तों, उसका नाम है लेटेराइट मिट्टी। क्या नाम है? लेटेराइट मिट्टी। अब देखिए लेटेराइट मिट्टी क्या होता है, यह भी एक प्रकार का मिट्टी है, और लेटेराइट मिट्टी का जो दोस्तों निर्माण होता है, निर्माण जो होता है वो निच्छालन प्रक्रिया से होता है। लेटेराइट मिट्टी का जो निर्माण होता है वो निच्छालन से होता है। बहुत लोग जो है इसमें भी कंफ्यूज होंगे, निर्माण निच्छालन द्वारा। निच्छालन का क्या मतलब होता है? निच्छालन का मतलब होता है कि तेज वर्षा होना, मतलब वर्षा की मात्रा बहुत ज्यादा होना, और उच्च तापमान होना, तो दोनों चीजें यहां पर होती है। ठीक है, उच्च ताप और तीव्र वर्षा, अधिक वर्षा, यानी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा ही मान लीजिए, मतलब ऐसे क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी ज्यादा पाई जाती है जहां पर जो होता है वो वहां पर वर्षा जो है वो ज्यादा होती है और तापमान भी जो है ऊंचा रहता है। इसी को हम निच्छालन प्रोसेस बोलते हैं। ये भी इसका जो रंग जो होता है दोस्तों वो लाल रंग होता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है इसमें आयरन की मात्रा इसमें पाई जाती है, आयरन और सिलिका की मात्रा यहाँ पर भी पाई जाती है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी के बारे में एक और चीज है कि जब यह इसमें पानी का अंश आता है तो ये एकदम मुलायम हो जाता है, लेकिन जब सूखता है तो काफी कड़ा हो जाता है। इससे भी क्वेश्चन आता है कि पानी भीगा अवस्था में दोस्तों, यह जो होता है भीगा अवस्था में क्या हो जाता है, तो भीगा अवस्था में लेटेराइट मिट्टी जो हो जाता है वो एकदम मुलायम, जिसको बोलते हैं मक्खन की तरह मुलायम हो जाता है। लेकिन अगर यह सूखा अवस्था में रहेगा तो सूखा अवस्था में एकदम जो है ना वो ढेला की तरह हो जाता है, ढेलेदार रूप से कड़ा हो जाता है। ये लेटेराइट मिट्टी की खासियत है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो दोस्तों इस प्रकार की जो मिट्टी होती है, जो लेटेराइट मिट्टी होती है, इसमें आपको 2-3 फसल खास करके, जैसे काजू है, ट्रोपियोका है,
ये सब का जो फसल जो होता है ना वो एकदम ज्यादा होता है लेटराइट मिट्टी। और लेटराइट मिट्टी का दोस्तों जो विस्तार होता है वो आपको कहां पर पाया जाता है, तो आपको केरल में, ठीक है, केरल में जो है वो लेटराइट मिट्टी का जो है ज्यादा से ज्यादा जो है विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा जो है आप लोग मैप से देखिए, मैप से ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि हम लिखते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो मैप है, ये देखिए ये मैप है और लेटराइट मिट्टी यहाँ पर देखिए लेटराइट मिट्टी है यहाँ केरल में, और बीच बीच में आप लोग देख रहे होंगे बीच बीच में तमिलनाडु वगैरह में भी जो है इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा मैप इसलिए बना दिए कि आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए तो केरल के साथ साथ जो होता है वो तमिलनाडु में भी इसका जो है वो विस्तार पाया जाता है। तो ये लेटराइट मिट्टी से जुड़ा हुआ फैक्ट हो गया जिसको आप लोग को ध्यान रखना है, एकदम बहुत ही निचोड़ के साथ जो है हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अब देखिए दोस्तों, अब जो इम्पोर्टेंट जो मिट्टी आती है, कुछ और मिट्टियां हैं जिसके बारे में आप लोग को जानना है। ठीक है, जैसे कि सबसे जो सारणी में शुष्क मिट्टी, तो शुष्क मिट्टी के बारे में आप लोग बस इतना जान जाइए कि शुष्क मिट्टी जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, जैसे राजस्थान हो गया या पठारी क्षेत्र हो गया, वैसे क्षेत्रों में दोस्तों शुष्क मिट्टी का विस्तार जो है वो पाया जाता है। अब देखिए हम लोग आगे नेक्स्ट जो है फैक्ट पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए ये है फैक्ट कि चाय बागानों के लिए लेटराइट मिट्टी, अभी हमने बताया था कि जो काजू ट्रोपियोगा के साथ साथ जो पहाड़ी ढलानों पर चूंकि पहाड़ी क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी मिलती है, ठीक है, तो चाय बागानों में भी लेटराइट मिट्टी का इस्तेमाल होता है। उसके बाद भारत की जो मिट्टी होती है उसमें दोस्तों जस्ता की कमी पाई जाती है। गंगा के मैदान की पुरानी मिट्टी को बांगर और नवी मिट्टी को खादर बोलते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो होता है क्षारीय मिट्टी उत्तर प्रदेश में। अब देखिए ये जो फैक्ट है इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कि भारत में जो होता है ना सबसे ज्यादा क्षारीय मिट्टी तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और सबसे ज्यादा दोस्तों लवणीय मृदा जो होती है, लवणीय मिट्टी कहाँ होती है दोस्तों, तो गुजरात में पाई जाती है। गुजरात यानी गुजरात का एक जिला है कच्छ, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है। और सबसे ज्यादा जो बंजर भूमि, सबसे ज्यादा जो होता है बंजर मृदा जो होती है, जिसको अनुर्वर भी बोलते हैं, जो उर्वर नहीं होता है। ठीक है, बंजर भूमि जो होता है वो दोस्तों राजस्थान में पाया जाता है। वो कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। ये फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा जो होता है क्षारीय मिट्टी उत्तर प्रदेश में, लवणीय मिट्टी गुजरात में और सबसे ज्यादा बंजर मिट्टी राजस्थान में पाया जाता है। उसके बाद जो होता है जो जैव मृदा का रंग जो होता है वो अम्लीय फेरस आयरन के कारण हो जाता है। और ये जो है मिट्टी का पीएच है, पीएच मान आप लोग जानते हैं कि 7 से नीचे अम्लीय होता है, लेकिन मिट्टी के केस में क्या होता है कि 7 जो होता है वो उदासीन हो जाता है, और ऐसे भी 7 जो है उदासीन हो जाता है, उससे नीचे जो है अम्लीय है, उससे ऊपर जो होता है क्षारीय मिट्टी होता है। पौधा के लिए यही अम्लीय और क्षारीयता पर भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पौधा के लिए जो होता है, ये क्वेश्चन आता है पौधा के लिए जो सबसे उपयुक्त जो पीएच होता है, सबसे उपयुक्त पीएच मतलब पौधा जो होता है कितना पीएच मान में जो होता है वो अच्छा से उगता है, तो 6.0 से 7.0 ये जो होता है वो पौधा के लिए सबसे उपयुक्त पीएच होता है। उसके बाद अगर हम आगे की बात करते हैं तो आगे देखिए, आगे आपसे पूछा जाता है कि अगर मिट्टी अगर अम्लीय हो जाती है, ठीक है, मिट्टी अगर अम्लीय हो जाती है तो इसको दूर करने के लिए, अम्लीयता को दूर करने के लिए दोस्तों क्या क्या उपाय किए जाते हैं, तो चूना का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, मिट्टी की अगर अम्लता अगर दूर करना है ना तो चूना का छिड़काव किया जाता है। किसमें, तो 1 फीट जल में, मतलब 1 फीट जो है जल जो है हम लगा देंगे उस मिट्टी पे और चूना का छिड़काव करेंगे, तब जो है अम्लता दूर हो जाएगी। उसी तरह से एक और क्वेश्चन आता है कि मिट्टी की जो क्षारीयता है इसको कैसे कैसे हम लोग जो है वो दूर करते हैं। तो मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए दोस्तों वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो करते हैं मुख्य रूप से जिप्सम का। उसके बाद दोस्तों करते हैं पायराइट का, और ढैंचा, आप लोगों ने नाम सुना होगा ढैंचा फसल, इसको भी अगर हम उपजाते हैं तो मिट्टी की क्षारीयता जो होती है वो कम होती है। तो ये इसके उपाय हैं। इसके अलावा दोस्तों इतनी मिट्टी के अलावा जो होता है 2 और मिट्टी है जिससे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक है पीट मिट्टी, ठीक है, और एक दोस्तों आता है दलदली मिट्टी, पीट मिट्टी और दलदली मिट्टी।
तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो पीट मिट्टी है दोस्तों, पीट मिट्टी का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, वो पाया जाता है आपको तमिलनाडु, केरला। तमिलनाडु हम शॉर्टकट में यहाँ पर लिख देते हैं, TN फॉर तमिलनाडु और KR फॉर केरला। ठीक है, तमिलनाडु और केरला में पाया जाता है। ये पीट मिट्टी जो होता है, इसमें जो होता है दोस्तों, इसमें जो होता है कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होता है। कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस जो होता है ना, वो ज्यादा होता है। ये मुख्य रूप से दोस्तों एक तरह से जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर जो दलदली भूमि है, वहीं पे ये मुख्य रूप से पाया जाता है। लेकिन दलदली मिट्टी अलग होता है। अब देखिए पीट मिट्टी में क्या खासियत है, तो पीट मिट्टी उतना दलदल नहीं होता है कि जितना कि दलदली मिट्टी होता है। ये कम दलदली क्षेत्र वाले स्थान पे पाया जाता है और इसमें खेती बाड़ी भी होती है। ये कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस मिलता है। दलदली मिट्टी का बेस्ट एग्जांपल जैसे कि सुंदरवन है। ठीक है, जो आर्द्र भूमि है दोस्तों, आर्द्र भूमि जितना है वो एक तरह से दलदली भूमि का एग्जांपल है। और ह्यूमस सबसे ज्यादा, ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस हम बार बार बोल रहे हैं, ह्यूमस क्या होता है सबसे पहले आपको ये जानना है। देखिए ह्यूमस जो होता है ना, वो एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है। जब मिट्टी के ऊपरी परत में जो जैविक पदार्थ है, जैसे कि आपका पेड़ पौधे की पत्तियां हो गई, उसके बाद जो सूक्ष्म जीव हो गए, उसके बाद जानवर हो गए, ये सब का जो सरागला अंश होता है वही होता है ह्यूमस। ह्यूमस से क्या होता है कि ज्यादा फसल जो है उपजती है। ठीक है, तो ह्यूमस सबसे ज्यादा दोस्तों वो मिलता है दलदली मिट्टी में, जैसे कि सुंदरवन आप लोग नाम सुने हुए, डेल्टा का क्षेत्र है, आर्द्र भूमि है। फिर पीट मिट्टी जो होता है उसमें कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, तमिलनाडु केरला में पाया जाता है। मिट्टी की अम्लता को दूर करना है तो चूना से करेंगे, क्षारता को दूर करना है तो जिप्सम पायराइट से करेंगे। और पौधा के लिए जो सबसे उपयुक्त जो दोस्तों पीएच होता है वो 6.0 से 7.0 होता है। इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला जो फैक्ट है, वो अगला फैक्ट देखिए कि मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है? देखिए जब होता क्या है कि मिट्टी के ऊपरी परत से क्या होता है कि ऊपरी परत, जब नदियां बाढ़ का पानी लाती है तो मिट्टी का ऊपरी परत को काट के लेके चल जाती है। और ऐसे करते करते मिट्टी का, या फिर पवन के द्वारा भी जो है, राजस्थान के मैदान में जैसे कि लोएस का मैदान है, बालू का स्तूप है, वहां पर पवन के द्वारा भी मिट्टी का ऊपरी परत को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो वो मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन भारत में जो है, भारत में सबसे ज्यादा जो मृदा अपरदन दोस्तों होता है, सबसे ज्यादा जो होता है वो चंबल नदी करती है, चंबल यमुना, इसमें भी चंबल जो है सबसे नंबर 1 पर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद जो होता है मृदा अपरदन के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी जो होता है, सबसे ज्यादा जो उत्तरदायी होता है वो एक फसल है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्वार की फसल। ठीक है, ज्वार की फसल यानी सोरघम, अंग्रेजी में सोरघम बोला जाता है। ये जो है आपको उत्तरदायी होता है। जो मृदा अपरदन होता है दोस्तों, मृदा अपरदन के अन्य कारणों में जैसे पशुचारण, अगर ज्यादा पशुचारण हम लोग करते हैं, उसके बाद वनोन्मूलन। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए वनोन्मूलन। ठीक है, तो ये सब जो होता है ये आपको मृदा अपरदन के कारण में होता है। अगर मृदा अपरदन को अगर दूर करना है तो दूर करने के लिए जो है मृदा अपरदन के लिए क्या क्या होता है, तो दूर करने के लिए दोस्तों एक तो आपको खेती का पैटर्न बदलना पड़ेगा, एक तो मिश्रित खेती करना पड़ेगा। ठीक है, बहुफसली खेती करना पड़ेगा, बहुफसली कृषि करना पड़ेगा, और फसल चक्र को मेंटेन करना पड़ेगा। फसल चक्र को जो है वो सुधार करना होगा, और पेड़ पौधा लगाना होगा, यानी वृक्षारोपण करना होगा। ये सब प्रक्रिया है जिसको अपना। मिश्रित खेती का मतलब होता है खेती प्लस पशुपालन। बहुफसली का मतलब होता है एक साथ जो बहुत सारा फसल करना। फसल चक्र का मतलब एक फसल के बाद दूसरा फसल में जब आप सीजन बदलते हैं फसल का, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार अनाज किए तो दूसरा बार अनाज करना, नहीं, एक बार अनाज किए तो दूसरा बार आप दलहन फसल कीजिए। क्योंकि दलहन फसल में क्या होता है, तो दलहन फसल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, और दलहन फसल के जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो पौधे, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको बैलेंस करके रखती है। मिट्टी में जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको बैलेंस करके रखती है। जैसे कि दलहन में सोयाबीन हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, लोबिया हो गया, ये सब का जो है आपको करना चाहिए फसल चक्र मेंटेन करने के लिए। तो ये मृदा अपरदन से भी क्वेश्चन कुछ पूछे जाते रहे हैं, इसलिए मैंने ये भी बता दिया आप लोगों को। अब देखिए जो भारत में जो मिट्टी होता है उसमें मुख्य फसल कौन कौन सा होता है, तो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब यानी मैदान का क्षेत्र है, जिसमें आपको
लगभग सभी फसल होते हैं जो उपजने वाली है। अब ये नहीं कि जो है मतलब ये अनाज दलहन तिलहन ऐसी फसलें यहाँ पर ज्यादा होती है, ये नहीं कि चाय मसाला ये सब का स्पेशल क्षेत्र है। काली मिट्टी में दोस्तों कपास सोयाबीन चना ज्वार गेहूं का क्षेत्र है। महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश में लेटराइट मिट्टी के क्षेत्र में जो है, लेटराइट मिट्टी आप लोग जानते हैं कि कर्नाटक केरल तमिलनाडु ये सब में पर्वतीय क्षेत्र में होता है। लेटराइट मिट्टी पर दोस्तों चाय कॉफी काजू ये सब का खेती ज्यादा होता है। फिर लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी भी आपको जो है वो पूरे तमिलनाडु के क्षेत्र में कर्नाटक के क्षेत्र में, ठीक है, ये सब महाराष्ट्र के कुछ भागों में होता है। लाल मिट्टी में आपको मूंगफली केला तंबाकू ज्वार ये सब का खेती होता है। मरुस्थलीय मिट्टी दोस्तों पंजाब हरियाणा राजस्थान में पाई जाती है और यहाँ पर बाजरा ज्वार मोटा अनाज का जो खेती होता है वो मरुस्थलीय मिट्टी में होता है, जिसको हम मृदा भी बोलते हैं। इसी मरुस्थलीय मृदा का नाम है शुष्क मृदा। फिर पर्वतीय क्षेत्र में देखिए कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जहां जहां हिमालय का विस्तार है वहां पर पोटास और फास्फोरस प्रचुर होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो पर्वतीय क्षेत्र की भारत की अधिकांश मिट्टियों में ये क्वेश्चन आता है कि भारत की अधिकांश मिट्टियों में कमी पाई जाती है पोटास फास्फोरस ह्यूमस ये सब का, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र का मिट्टी है, ठीक है, उसमें जो होता है आपको ज्यादा पाया जाता है पोटास और फास्फोरस। और दलदली मिट्टी और पीट मिट्टी में यहाँ पर हम लिख देते हैं दलदली मिट्टी, दलदली एंड पीट मिट्टी में दोस्तों वो आपको ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, ह्यूमस भरपूर रहता है, ह्यूमस भरपूर रहता है। और पर्वतीय मिट्टी में जो है पोटास और फास्फोरस भरपूर रहता है। बाकी सब में जो है इस सब का कमी पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज मोटा मोटी आपको एक प्रकार से ध्यान में रखना है। पर्वतीय क्षेत्र में याद आया कश्मीर से एक बात याद है, कश्मीर में जो होता है ना वो आपको केसर की खेती होती है। केसर एकमात्र कश्मीर में उपजता है और ये जिस मिट्टी पर उपजता है उसको बोलते हैं करेवा मृदा, करेवा मिट्टी। करेवा मिट्टी क्या होता है कि ताजा जल से निर्मित होता है। ताजा जल से जो निर्मित मिट्टी जो होता है वो होता है आपको करेवा मिट्टी होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में केसर कहाँ उपजता है, तो कश्मीर में उपजता है, करेवा मिट्टी के क्षेत्र में उपजता है। चूंकि मिट्टी पढ़ा रहे हैं तो इस बात को भी जानना जरूरी है। अब देखिए जो आपका भारत का वनस्पति है, अगला जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के वन के बाद वनस्पति। तो वनस्पति को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने जो है भारत का मैप है और इस मैप में आप लोग देख सकते हैं कि भारत की जो वनस्पतियां हैं वो कैसे कैसे जो है मेन जो वनस्पतियां हैं और कौन कौन सी वनस्पतियां हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि ऊपर में जो है येलो कलर से दिख रहा होगा, फिर इधर सिक्किम में दिख रहा होगा, इधर अरुणाचल प्रदेश में जो दिख रहा है ये है दोस्तों पर्वतीय वन। कौन सा वन है? पर्वतीय वन। क्योंकि अब हम लोग मिट्टी के बाद वन और वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो ये इधर का जो क्षेत्र आप लोगों को दिख रहा होगा, इधर ये जो है ये है उष्णकटिबंधीय कंटीला वन। इसको हम लोग बोलते हैं कटीला वन। क्या बोलते हैं? कटीला वन या मरुस्थलीय वन, जो भी बोल लीजिए। फिर आप लोग देख रहे होंगे जो एकदम ग्रीन कलर का जो है पूरा ग्रीन जो है ये तटवर्ती इलाका में भी है और इधर भी। तो ऐसे वनों को दोस्तों हम लोग नाम देते हैं, ऐसे वनों को नाम देते हैं सदाबहार वन। क्या हम बोलते हैं? सदाबहार वन है ये। अभी हम बताएंगे सबके बारे में। उसके बाद बीच में जो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे ये वन, बीच में जो इस तरह का शेप है इसको हम लोग बोलते हैं पर्णपाती वन। क्या बोलते हैं दोस्तों? पर्णपाती वन के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो होता है, उसके बाद ये भी जो है दोस्तों, ये भी आपको जो है, उसके बाद ये छोटा जो है दो जगह पे, यहाँ पर और यहाँ पर जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैंग्रोव वन। क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन के नाम से हम इसको बुलाते हैं। और ये भी आपको क्या है? ये भी आपको कटीला वन का ही प्रकार है। तो ये इतना मेन वन है भारत में जो कि आपको मैप पर देखने आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने बता दिया कि ये पर्वतीय वन है। आप लोग एक मोटी रफ आइडिया बना लीजिए। फिर राजस्थान में और मध्य भारत के कुछ क्षेत्र में जो है दोस्तों वो कटीला वन है। फिर बीच में जो है यहाँ पर जो बंगाल के पास जो है वो मैंग्रोव वन है, यहाँ पर तमिलनाडु के पास मैंग्रोव वन है। बीच में सबसे बड़े क्षेत्र में आपको दिख रहा होगा पर्णपाती वन है। और साइड में पूर्वोत्तर भारत के साइड में और पश्चिमी घाट में और थोड़ा सा जो है यहाँ पर भी दिख रहा होगा, यहाँ पर भी अंडमान निकोबार के क्षेत्र में क्या है? सदाबहार वन जो है पाया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो वन और वनस्पति के बारे में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है। देखिए भारत में जो महत्वपूर्ण वन होते हैं उसका मैंने एक लिस्ट तैयार किया है, इसी से हम लोग पढ़ेंगे आज। ये वन होता है, सबसे पहला नंबर जो था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आप लोग जान जाइए कि भारत में जो वन जो होते हैं वो जो महत्वपूर्ण वन होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो भारत का जो वन होता है उसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। चूंकि भारत का जो क्षेत्र होता है ना दोस्तों, उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में आता है, लेकिन मुख्य रूप से उष्ण कटिबंध का माना जाता है।
इसलिए उष्ण कटिबंध के नाम पर ये सारे जो है वन का नामकरण किया गया है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन, ठीक है। अब देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का क्या क्या विशेषता होता है। तो सबसे पहली बात, सदाबहार शब्द से ही स्पष्ट है कि हमेशा हरा भरा रहेगा, और वन जो होगा वो घना रहेगा। तो वन जब घना रहेगा या हरा भरा रहेगा तो किसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो वर्षा की जरूरत जो है वो ज्यादा पड़ेगी। तो ऐसे क्षेत्रों में जो होता है वो 200 सेंटीमीटर प्लस जो होता है वर्षा होती है। इसका जो दोस्तों तापमान भी जो रहता है वो एक तरह से 22 डिग्री औसत इसका जो है टेम्परेचर रहता है, 22 डिग्री टेम्परेचर इसका औसत जो है इसका तापमान रहता है। ऐसे क्षेत्रों में दोस्तों ये पाया जाता है। भारत में उच्च वर्षा जो होती है वो कहाँ कहाँ होती है, इसका भारत में 4 क्षेत्र है। ये 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो होता है वो होता है हिमालयी क्षेत्र, हिमालय का तराई क्षेत्र होता है। दूसरा जो इसका जो क्षेत्र होता है वो होता है पूर्वोत्तर भारत होता है। तीसरा दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाता है वो होता है पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल जो होता है वो होता है। और चौथा जो इसका क्षेत्र हो जाता है वो होता है अंडमान निकोबार। यहाँ पर दोस्तों जो होता है वो आपको वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। अब इसमें जो वृक्ष जो दोस्तों पाए जाते हैं, इसमें जो वनस्पतियां जो पाई जाती है, यहाँ पर वृक्ष नहीं, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए वनस्पति। इसकी जो वनस्पतियां होती है वो कुछ खास वनस्पति है जिसका नाम आप लोग से एक एक वृक्ष दे के पूछ सकता है, ये वृक्ष किस वनस्पति की, ये किस वन में पाए जाते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिए, महोगनी, एबोनी, रेजवुड, सिनकोना, रबर, बेंत, बांस, आयरनवुड, ये सब का जो वृक्ष जो होता है ये यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन ये वृक्ष जो होते हैं दोस्तों, इसकी लकड़ी बहुत कठोर होती है, इसलिए ज्यादा ये उपयोग में नहीं आती, ठीक है। इसलिए ये वृक्ष तो पाई जाती है लेकिन जो लकड़ियां होती है दोस्तों वो क्या होती है, वो एकदम कठोर होती है। कठोर होने का मतलब क्या होता है, कम उपयोगी होता है। कठोर लकड़ियां ज्यादा उपयोगी नहीं होता है, ठीक है। ये जो है इसका क्षेत्र है, भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है वो हम एक बार फिर से आपको हम मैप में ले चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है, थोड़ा सा पूर्वी घाट में भी मिलता है। फिर यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया ये पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है, ठीक है। और हिमालय के क्षेत्र में भी दोस्तों, हिमालय के तराई क्षेत्र में भी ये मिलता है, और इसके अलावा अंडमान निकोबार में भी मिलता है, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना। अब देखिए, अब हम लोग अगले प्रकार में चलते हैं। तो अगला जो दोस्तों प्रकार है वो है आपको उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हो गया। सदाबहार वन के बाद पर्णपाती वन आता है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय जो होता है वो पर्णपाती वन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसकी भी कुछ कुछ खासियत है जिसके बारे में आपको एकदम पता होना चाहिए। जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होता है, अब देखिए इसके 2 प्रकार होते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। एक दोस्तों हम बोलते हैं आर्द्र पर्णपाती, क्या बोलते हैं, आर्द्र पर्णपाती। और दूसरा को बोला जाता है दोस्तों शुष्क पर्णपाती, क्या बोलते हैं, शुष्क पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती में क्या डिफरेंस है, तो वर्षा के आधार पर यहाँ भी हम लोग मापते हैं। जैसे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगा तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा, लेकिन 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती बनाएगा। लेकिन कितना तक, देखिए आर्द्र का मतलब होता है ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र। तो 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की अगर वर्षा होगी तो उसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। और 70 सेंटीमीटर से लेकर और 120 सेंटीमीटर की वर्षा अगर होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं शुष्क पर्णपाती। ये दोनों का डिफरेंस आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि जो आर्द्र पर्णपाती वन है दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल होता है ये दूसरा बड़ा क्षेत्रफल होता है। मतलब भारत में दूसरा जो है सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल का जो वन क्षेत्र होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होता है। और ये सबसे बड़ा जो होता है वो एरिया में यह फैला हुआ। ये क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे बड़ा वन जो है किस प्रकार का है,
पर्णपाती वन तो है लेकिन शुष्क पर्णपाती, बस ध्यान रखिए, अगर शुष्क पर्णपाती ऑप्शन में नहीं है, सीधे पर्णपाती है, तब हम वहां पर पर्णपाती की तरफ जाएंगे, लेकिन शुष्क पर्णपाती नंबर 1 पे है। उसके बाद जो आर्द्र पर्णपाती वन जो होती हैं दोस्तों, इसकी जो लकड़ियां हैं ये अपनी लकड़ियों के लिए फेमस होती हैं, यानी कि मुलायम, या मुलायम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, मूल्यवान, मूल्यवान, मूल्यवान इमारती लकड़ियां, मूल्यवान जो इमारती लकड़ियां होती है वो यहाँ पर पाई जाती है। अब इसमें क्या क्या होता है देखिए, जितना भी मूल्यवान आप लोग नाम जानते हैं, चाहे शीशम है, शीशम के बाद महुआ, महुआ के बाद लिखते हैं सागवान, ठीक है, शीशम हो गया, महुआ हो गया, सागवान हो गया, उसके बाद आंवला, आंवला हो गया, चंदन का वृक्ष आप लोगों ने सुना होगा, अर्जुन का वृक्ष आप लोगों ने सुना होगा, अर्जुन का वृक्ष भी आता है, अर्जुन, ठीक है। अर्जुन के बाद दोस्तों टीक, टीक का भी वृक्ष आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सब जो वृक्ष होता है वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है, ये बहुत ही उपयोगी वन क्षेत्र है। अब देखिए इसका जो विस्तार है और इसका जो विस्तार है, देखिए आर्द्र क्षेत्र जो है कहीं न कहीं ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, तो जहां जहां आप लोगों ने देखा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है, तो वह उसी के नीचे ये मिलता है, जैसे हिमालय तराई में, उसके बाद लिखेंगे पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, उसके बाद थोड़ा सा जो पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, जहां पर ज्यादा वर्षा होती है, जैसे उड़ीसा के क्षेत्र में, ठीक है, उड़ीसा के क्षेत्र में, पूर्वोत्तर का कुछ भागों में, तो इन सभी में जो दोस्तों वो इसका विस्तार जो है वो पाया जाता है। अब देखिए हम बात करेंगे शुष्क पर्णपाती वन की। तो शुष्क पर्णपाती वन में जो होता है वो जैसे कि पीपल का वृक्ष पाया जाता है, पलाश का वृक्ष पाया जाता है, ठीक है। पलाश को एक और नाम हम लोग जानते हैं ढाक, ढाक के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो होता है बेल का वृक्ष पाया जाता है, नीम का वृक्ष पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद खैर का वृक्ष पाया जाता है, नीम है, बेल है, खैर है, ठीक है। ये सब जो वृक्ष पाया जाता है वो इस क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन में पाया जाता है, जो उतनी ज्यादा जो है उपयोगी नहीं है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी दोस्तों बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? तो पलाश को बोला जाता है जंगल की आग, जंगल की आग, पलाश या ढाक को बोला जाता है। और इसका जो अंग्रेजी नाम होता है वो भी कभी कभी पूछ देता है, इसका अंग्रेजी नाम होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पूछा जाता है। उसके बाद जो होता है खैर से दोस्तों क्या बनता है? खैर से बनता है कत्था, कत्था आप लोग सुने, वो खैर के वृक्ष से बनता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती क्षेत्र के बारे में। यहाँ पर देखिए मैप में जो है ना वो दोनों अलग अलग नहीं किया गया है। ये आप लोग जो यहाँ से देख रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो आपको पर्णपाती वन का है। यहाँ पर दोनों को अलग अलग नहीं किया गया है। अब हम लोग जो होता है वो हम लोग जो है अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, आगे जो मेन जो वन होता है वो कौन सा हो जाता है? तो आगे देखिए, आगे होता है उष्ण कटिबंधीय कंटीला वन, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय कंटीला वन, कटीला, या फिर हम मरुस्थलीय भी बोल देते हैं, मरुस्थलीय, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय कटीला या मरुस्थलीय वन। अब ऐसे वन जो होते हैं उन वो कहाँ पाए जाते हैं? देखिए 70 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा होगी, कम वर्षा में वाले क्षेत्र में दोस्तों वो पाया जाता है आपको कटीला वन, कटीला वन। और अगर वर्षा और कम हो जाती है, अगर 50 सेंटीमीटर से कम हो जाती है वर्षा, तो वहां पर मिलता है मरुस्थलीय, मरुस्थलीय वन, ठीक है। मरुस्थलीय वन के में जो मुख्य रूप से जो है वो इसका विस्तार दोस्तों कहाँ कहाँ पाया जाता है? इसका विस्तार जो होता है एक तो राजस्थान में होता है, ये शुष्क वन होता है, अनुर्वर वन होता है। राजस्थान में जो होता है ना वो जो मिट्टी जो होती है वो एक तरह से क्या होता है? तो बालू के स्वरूप में होता है, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। तो वहां पर जो होता है वो राजस्थान में होता है। फिर तेलंगाना हो गया। फिर आपको जो है तेलंगाना के बाद जो होता है विदर्भ, मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र है जैसे महाराष्ट्र के क्षेत्र हो गए, ठीक है, आदि महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में, मतलब और भी क्षेत्र है जहां पर मरुस्थलीय जो है वन का विस्तार पाया जाता है।
अब देखिए जो ये जो मरुस्थलीय वन होते हैं, इनके जो वृक्ष होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों इसमें जो होता है ना, मेन जो क्वेश्चन आता है ना, वो आपको राजस्थान से ही है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा है। इसके जो वृक्ष होते हैं वो वृक्ष कौन कौन से होते हैं, जैसे आप लोग जितना भी कटीला वृक्ष होता है, जैसे नागफनी हो गया, नागफनी हो गया, बबूल हो गया, खजूर हो गया, खजूर हो गया, बैर हो गया, बेर हो गया, बेर, ठीक है। ये सब का जो वृक्ष होता है वो अकासिया भी होता है, अकासिया का भी वृक्ष आता है आदि। ये सब का वृक्ष होता है वो आपको इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय कटीला वन में दोस्तों पाया जाता है। इसके बाद कुछ और वन के प्रकार हैं जो कि नाम में आप लोगों को अक्सर पूछा जाता है। जैसे एक जो होता है अनूप वन, अनूप वन का एक और नाम है दोस्तों बेलांचली, बेलांचल, बेलांचली वन। ये किसको बोला जाता है? अनूप वन और बेलांचली वन दोस्तों वो किसको बोला जाता है? इसके लिए आप लोग सिंपल सा फंडा याद रखिएगा कि ऐसे वन जो आर्द्र भूमि क्षेत्र में पाए जाते हैं, आर्द्र भूमि क्षेत्र में। आर्द्र भूमि समझ रहे हैं? आर्द्र भूमि का मतलब होता है जहां पर जो जिस क्षेत्र में जो होता है ना वो हमेशा जल योजित रहता है, या साल के अधिकांश महीनों में वहां पर जल भरा हुआ रहता है, वो आर्द्र भूमि क्षेत्र कहलाता है। तो आर्द्र भूमि क्षेत्र में जो होता है वो अनूप वन होता है, ठीक है। और इसी तरह से एक और वन होता है दोस्तों, इसी तरह से एक और क्षेत्र होता है जिसको हम बोलते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन जो होता है वो, मैंग्रोव वन जो होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मैंग्रोव वन को जो होता है ना, मैंग्रोव वन में भी क्राइटेरिया, ये जो होता है ये डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र जहां पर जो नदियां समुद्र में अपना जल गिराती है वहां पर मैंग्रोव वन पाया जाता है। मैंग्रोव वन में मुख्य रूप से दोस्तों वो सुंदरबन, आप लोगों ने नाम सुना होगा। सुंदरबन जो होता है वो बंगाल में, सुंदरबन का क्षेत्र कहाँ होता है? बंगाल में होता है। इसके बाद दोस्तों गुजरात का जो कच्छ का क्षेत्र है, गुजरात का कच्छ का क्षेत्र है वहां पर भी है। उसके बाद दोस्तों गोवा में भी है, गोवा के बाद जो है अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है। तो इन सब क्षेत्रों में जो होता है वो आपको पाया जाता है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन की खासियत क्या होती है कि मैंग्रोव वन में जो भी जो वृक्ष होते हैं उसका जो जड़ होता है, वृक्ष का जो जड़ जो होता है ना वो आपको जल में डूबा हुआ, जल में डूबा हुआ मान लेते हैं ये जल। अब जल में क्या होगा कि वृक्ष का जो जड़ होगा वो इस तरह से रहेगा, देखिए कभी नीचे कभी ऊपर, ये रहेगा, इस तरह से रहता है। और इसकी जो लकड़ियां होती है दोस्तों वो भी, ये जो लकड़ियां होती है ये भी आपको कठोर होती है। जैसे आप लोग सुंदरी वृक्ष का नाम सुने होंगे, सुंदरी वृक्ष के नाम पर ही सुंदरबन का नाम पड़ा है, ठीक है। तो ये जो है भारत में जो है वो जो वन के जो है वो मुख्य रूप से प्रकार थे। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट जो वन है वो आप लोग को पढ़ना है, और वो है आपको पर्वतीय वन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन के बारे में आप लोग समझ लीजिए कि ऊंचाई बढ़ने पर जो वन जो होता है ना, वन बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा चीज होता है तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। एक तो हो गया मिट्टी, उसके बाद हो गया वर्षा, उसके बाद हो गया ताप, उसके बाद हो गया आर्द्रता, उसके बाद हो गया ऊंचाई। इन सभी चीजों पर जो होता है वो आपको वन डिपेंड करता है। वन जो है वो मिट्टी, वर्षा, ताप, आर्द्रता, ऊंचाई इन सब पर निर्भर करता है। और इसी के अनुसार से जो होता है जो पर्वतीय वन जो होता है वो बदलते जाते हैं। तो अगर हम हाइट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो देखिए ये मान लेते हैं कि कोई पर्वत, और पर्वत पर जो होता है, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ये पर्वत है मान लेते हैं। पर्वत पर जो होता है जो निचला क्षेत्र होता है लगभग 2 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है। फिर दोस्तों आप लोग को देखना है 3 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। फिर 3 किलोमीटर के बाद जो होता है वो 3.5 किलोमीटर का क्षेत्र होता है। 3.5 किलोमीटर के बाद जो होता है 5 किलोमीटर का क्षेत्र होता है। तो इस तरह से जो होता है वन का जो है विभाजन किया गया। ये ऊंचाई है दोस्तों, ये क्या है? ऊंचाई है, हाइट है। तो अब अलग अलग वन 2 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन जानते हैं जो हम पीछे पढ़ाए हैं। इसमें जो मुख्य वृक्ष जो होता है वो आप लोग को हम बता चुके हैं। जो इमारती लकड़ियां वाला जो था वो इसी में होता है, इमारती लकड़ियां वाला जो होता है वो इसी में होता है, आर्द्र पर्णपाती वन। फिर हम ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों,
ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो पाए जाते हैं वाला जो वृक्ष होता है उसको हम लोग बोलते हैं समशीतोष्ण वन। शीतोष्ण कटिबंधीय लिख लीजिए, समशीतोष्ण से अच्छा रहेगा। शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण का मतलब क्या होता है? शीतोष्ण का मतलब हो जाता है कि टेम्परेचर जो है ना वो एकदम समान रहेगा, ठीक है, मतलब गर्मी वाला टेम्परेचर नहीं रहेगा। शीतोष्ण है, ठीक है, एकदम बराबर रहेगा, मतलब ना ज्यादा गर्मी रहेगा ना ज्यादा ठंडा रहेगा। तो ऐसे क्षेत्रों में जो है कुछ कुछ जो वृक्ष जो होता है वो स्पेशलाइजेशन जो होता है यहाँ पर जो है पाया जाता है। जैसे ओक का वृक्ष होता है, आप लोगों ने नाम सुना है रोडोडेंड्रन, रोडोडेंड्रन जो सिक्किम वगैरह में पाया जाता है, ओक का वृक्ष पाया जाता है। उसके बाद मैपल लीफ, मैपल लीफ जो होता है वो पाया जाता है, तो वो आपको यहाँ पर मिलता है। ये दोस्तों जो पर्वतीय वन जो होता है मुख्य रूप से जो हम बता रहे हैं वो भारत का बता रहे हैं और खास करके हिमालय का बता रहे हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, हिमालय के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं, क्योंकि और देश में वृक्ष का नाम जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग को भारत के बारे में जानना, उससे ऊपर हम लोग जानते हैं तो उसको हम बोलते हैं उप अल्पाइन वन, उप अल्पाइन वन। तो उप अल्पाइन वन होता है और उससे ऊपर दोस्तों होता है वो होता है अल्पाइन वन। तो उप अल्पाइन वन में जो होता है वो भी बहुत सारे जो है वो जो है वृक्ष पाए जाते हैं, जिसका आप लोग को एकदम नाम पता होना चाहिए। एक तो होता है जूनिपेरस, जूनिपेरस होता है, फिर जो होता है बिलो हो जाता है, फिर हो जाता है बर्च, बर्च को हम लोग बोलते हैं भोजपत्र, जो भोजपत्र, ठीक है, बर्च होता है, भोजपत्र होता है, जूनिपेरस हो जाता है। इसके अलावा जो होता है फर, स्प्रूस, ये सब के वृक्ष दोस्तों यहाँ पर मिलते हैं। फिर अल्पाइन वन, अल्पाइन वन का और भी नाम है दोस्तों, अल्पाइन को हम लोग बोलते हैं, अल्पाइन का नाम आप लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए इसका क्या क्या नाम होता है। ये होता है अल्पाइन वन, अल्पाइन वन, अल्पाइन को हम लोग बोलते हैं टाइगा वन या फिर कोंधारी, कोंधारी वन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका नाम क्यों ऐसा हो गया है, तो नाम के पीछे कारण है कि इस प्रकार के वनों में जो वृक्ष का जो आकार होता है, देखिए इस तरह का आकार हो जाता है, इस तरह के आकार वाले जो है वृक्ष पाए जाते हैं, इस तरह के साइज वाले वृक्ष पाए जाते हैं। एक तरह से शंकु के आकार का हो गया, इसलिए कोंधारी या शंकुधारी भी बोला जाता है, कोंधारी या शंकुधारी बोला जाता है। टाइगा और अल्पाइन इसी का नाम होता है। इसमें जो मुख्य रूप से दोस्तों जो वृक्ष पाए जाते हैं उनका नाम है आपको चीर, देवदार, ये पाए जाते हैं। चीर और देवदार के वृक्ष जो है वो मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इसमें से बहुत सारे फैक्ट हैं जिससे क्वेश्चन जो है वो हमेशा आते हैं इसके बारे में। उससे ऊपर जो होता है दोस्तों वो पाया जाता है टुंड्रा वन। टुंड्रा वन में क्या होता है, तो टुंड्रा वन में होता है एकदम वनस्पति विलुप्त हो जाती है, बस क्या होता है छोटा छोटा मुलायम घास पाया जाता है। उसके बाद जो है शैवाल, काई, लाइकेन, ये सब पाया जाता है, शैवाल, कवक, काई, लाइकेन। और इसके बाद जो होता है टुंड्रा वन में, टुंड्रा वन से ऊपर जो होता है ना वो आपको वो समाप्त हो जाता है, क्या समाप्त हो जाता है, वृक्ष जो होता है यहाँ पर मिलना, इससे ऊपर बर्फ ही हो जाता है, इससे ऊपर क्या हो जाता है, ये बर्फ हो जाता है, ये क्या होता है, बर्फ हो जाता है। और जिस अंतिम बिंदु तक जो वनस्पतियां पाई जाती है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं ट्री लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री लाइन। इस बात का ध्यान रखिएगा, ट्री लाइन किसको बोलते हैं, ट्री लाइन मीन्स उसके ऊपर वृक्ष नहीं पाया जाता, उससे नीचे ही पाया जाएगा। अब हम इसमें कुछ और चीजें हैं जिसको आप लोग को बताना चाहेंगे, जो आप लोग को एकदम नोट करना है फटाफट। जैसे बिलो, तो बिलो से क्या होता है दोस्तों, तो बिलो से जो होता है ना वो बल्ला बनता है, बैट, आप लोग सुने बैट, तो बिलो से दोस्तों वो बनता है बैट। एक मिनट, कलर जो है थोड़ा सा, बिलो से दोस्तों क्या बनता है, तो बिलो से आप लोग क्रिकेट का बैट सुने, तो बैट का निर्माण जो होता है वो आपको बिलो से होता है, ठीक है। उसके बाद भोजपत्र के बारे में जरूर क्वेश्चन आता है कि भोजपत्र जो है कहाँ मिलता है। देखिए भोजपत्र जो होता है वो मिलता है आपको उप अल्पाइन वन में। कभी इस दोनों को मिला के भी पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है। ये जो चीर और देवदार का जो है वो आपको, और ये जो उप अल्पाइन वन है, ये सभी के सभी को भी हम लोग अल्पाइन वन, टाइगा वन या कोंधारी वन बोलते हैं। बस पढ़ने के लिए हम लोग क्या किए हैं, थोड़ा और क्लासिफाइड कर लिए। उसके बाद जो होता है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें दो पेड़ का आप लोगों ने नाम सुना, चीर और देवदार, तो चीर और देवदार से भी अक्सर प्रश्न आते हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि चीर से एक पदार्थ मिलता है दोस्तों, उसका नाम है, चीर से जो पदार्थ मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं लीसा,
क्या बोलते हैं, लीसा। और लीसा से बनता है, दो प्रकार का तेल बनता है। एक बनता है तारपीन का तेल और एक होता है जूनीपेरस का तेल होता है। जूनीपेरस का तेल होता है। ये चीड़ का वृक्ष होता है, बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। ये जो जिस क्षेत्र में चीड़ का वृक्ष होता है उस क्षेत्र के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन होता है। ठीक है। अब देखिए इसके अलावा जो होता है वो देवदार का वृक्ष होता है। देवदार के बारे में इतना ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उगता है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जो पाया जाता है, ऊंचाई पर जो होता है वो मिलता है। ठीक है। और ये जो वन है ना दोस्तों, इसको एक और नाम यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें इसकी जो पत्तियां होती है ना वो चौड़ी होती है। चौड़ी पत्तियां होती है। चौड़ी पत्ती। चौड़ी पत्ती क्यों होती है तो देखिए, होता क्या है कि ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है कि मौसम जो होता है वो थोड़ा सा ठंडक लेने लगती है और वहां पर बर्फ की मात्रा होती है। जब ऊपर से बर्फ गिरेगा, जब ऊपर से मान लीजिए यहाँ से बर्फ गिरेगा तो शंकु के आकार का शेप रहेगा इस तरह से। तो क्या होगा, इस तरह के शेप में बर्फ जो है वो गिर जाएगी नीचे। अब पत्ती अगर चौड़ी नहीं रहेगी तो, पत्ती अगर मान लीजिए चौड़ी नहीं रहेगी तो क्या होगा, पौधा के अंदर बर्फ चला जाएगा, पौधा के जड़ में चला जाएगा। तो फिर क्या होगा, पौधा को जो है वो ग्रोथ करने में कठिनाई होगी। इसलिए चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं और साथ ही साथ जो होते हैं शंकुधारी वन पाए जाते हैं ऊंचाई पर। तो वो सारे वन जो होते हैं वो पाए जाते हैं अल्पाइन वन या टैगा वन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये पर्वतीय वन का जो है कॉन्सेप्ट था जिसको आप लोगों ने सीखा। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए ये जो है मिट्टी के बारे में वही सब चीज, वन के संरक्षण का जो अधिनियम बना हुआ है दोस्तों वो बना था। और वन नीति जो है वो 1988 में बना था। यहाँ पर आप लोग को हम बताते चलें कि भारत में सर्वाधिक जो वन जो मिलते हैं उष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार में 200 सेंटीमीटर से अधिक वृक्ष। सिनकोना वृक्ष सिर्फ दार्जिलिंग में नहीं और भी जगह पर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल क्वेश्चन का यहाँ पर ट्रेंड लिया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में है। ठीक है। एक और राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति जो होता है दोस्तों वो 1988 में। इससे भी क्वेश्चन आता है। इसके मुताबिक जो मैदानी क्षेत्र है दोस्तों वहां पर जो वन का आवरण है वो 33% होना चाहिए। और जो पहाड़ी क्षेत्र है, 33% का मतलब हो गया 1/3, और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर 2/3 मतलब 66.6% का जो है ना वो वनावरण वृक्षावरण होना चाहिए। ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 में बोला गया। उसके बाद जो होता है सागवान वृक्ष जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में, देखिए सागवान का जो वृक्ष दोस्तों मैंने बताया आर्द्र पर्णपाती वन, ये भारत का 50% जो होता है ना सागवान वो आपको मध्य प्रदेश में मिलता है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि सागवान के वृक्ष जो है ज्यादा कहाँ मिलते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद जो भोजपत्र जो होता है, अभी हम तुरंत बताए हैं कि उप अल्पाइन वनों में पाया जाता है हिमालय में। सागवान वृक्ष मध्य प्रदेश में। समुद्र से सर्वाधिक ऊंचाई पर देवदार का वृक्ष मिलता है, अभी तुरंत बताए हैं। चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा। अब देखिए 1970 के दशक में उत्तराखंड में जो है ना, उत्तराखंड के चमोली जिला में एक जो है पर्यावरण विशेषज्ञ हुए जिनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। इन्होंने क्या किया कि वृक्ष को बचाने के लिए, वृक्ष का कटाई हो रहा था तो उसको बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन शुरू किया। मतलब जिस पेड़ को काटा जाता था उस पेड़ से ये जाकर चिपक जाते थे। तो धीरे धीरे इनसे बहुत लोग जुड़े और यह आंदोलन बहुत विस्तृत हुआ और पेड़ की कटाई पर रोक लगा। इसलिए इनका नाम आता है, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है। उसके बाद देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में हुआ है। वन प्रबंधन संस्थान 82 में भोपाल में बना है। ये सब जानना है। भारत में जो 8 वनस्पति का क्षेत्र है, ठीक है, जो कि क्षेत्रीय आधार पर डिवीजन किया गया। ये उस आधार पर नहीं है जिस आधार पर मैंने पहले बताया है, ये क्षेत्रीय आधार पर है। पश्चिमी हिमालय है, पूर्वी हिमालय है, सिक्किम मतलब असम का है, सिंधु का मैदानी क्षेत्र में है, गंगा का मैदानी क्षेत्र में है, दक्कन के क्षेत्र में, मालाबार के क्षेत्र में, अंडमान के क्षेत्र में। ये आपको मतलब एरिया वाइज जो है वो डिवाइड किया गया है और इसमें जो है कहाँ कहाँ विस्तार है उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए अब हम लोग जो है वो वन के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि सबसे ज्यादा वन, सबसे कम वन। अब देखिए वन से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट भी आता है जिसको आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी के लिए कौन सा जो है ना वो आपको जो पेड़ होता है उसका इस्तेमाल होता है, तो खेजड़ी का पेड़ होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं मरुस्थल का राजा। क्या हम लोग बोलते हैं? मरुस्थल का राजा के नाम से हम लोग इसको पुकारते हैं। ठीक है। तो ये जो है एक और चीज जानना बहुत जरूरी है, वो है वन सर्वे।
ठीक है। और अभी जो वन सर्वे आया है वो लेटेस्ट आया है 2021 का। तो इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है और हमेशा याद होना चाहिए। सबसे पहले जो वन सर्वे जो होता है दोस्तों, वन सर्वे वो 2 वर्ष पर जारी होता है, 2 वर्ष पर जारी होता है, और ये 1987 से जो है वो जारी किया जा रहा है। ठीक है, 1987 से जारी किया जा रहा है। और ये जो है वन सर्वे संस्थान है देहरादून में, वन सर्वे संस्थान, वन सर्वे संस्थान जो होता है देहरादून, देहरादून जो होता है वो जारी करता है, देहरादून द्वारा जो है वो जारी होता है। उसके बाद देखिए जो अभी जो वन सर्वे है दोस्तों, 17वां वन सर्वे है, 17वां रिपोर्ट आया है 2021 में, 18वां अभी 2023 वाला रिपोर्ट अभी तक नहीं प्रकाशित हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो रिपोर्ट आया है इसमें जो बांटा गया है दोस्तों वो 2 अलग अलग डाटा बांटा गया। एक तो बांटा गया है आपको वनावरण, और एक जो बांटा गया वो बांटा गया वृक्षावरण, वृक्षावरण। ठीक है, तो वनावरण के बारे में ये कहा गया कि टोटल जो वनावरण है दोस्तों 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 21.71% है। ठीक है, और जो वृक्षावरण है दोस्तों, वृक्षावरण जो होता है वो कितना है टोटल, 95,748 है, जो कि आपको 2.91% है। टोटल अगर हम जोड़ देते हैं तो टोटल हो जाता है 8,09,537। ठीक है, 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर में ही है, ये भी स्क्वायर किलोमीटर में। टोटल परसेंटेज 24.62% आ जाता है। इतना जो है आपको ये इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम वृद्धि की बात करते हैं तो वनावरण में जो पिछली बार से तुलना में जो होता है दोस्तों वो कितना का वृद्धि हुआ है, तो 1540 किलोमीटर का वृद्धि हुआ है, और वृक्षावरण में 721 किलोमीटर का वृद्धि हुआ। टोटल जो होता है वो 2261 स्क्वायर किलोमीटर का जो है वो वृद्धि हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं इस रिपोर्ट में जो होता है सर्वाधिक क्षेत्रफल जो होता है, सर्वाधिक जो क्षेत्रफल होता है वो होता है एमपी यानी मध्य प्रदेश में, फिर एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में होता है। उसके बाद जो होता है सर्वाधिक जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत यानी परसेंटेज में जो होता है वो 1 पर आ जाता है मिजोरम, MZ मीन्स मिजोरम, और फिर अरुणाचल इसमें भी नंबर 2 पे हो जाता है। उसके बाद अगर मैं पिछले रिपोर्ट की तुलना में मैं बात करता हूँ, सबसे कम जो होता है, सबसे कम जो होता है दोस्तों वो सबसे कम कहाँ होता है, तो हरियाणा में और पंजाब में जो होता है वो आपको वन का जो क्षेत्रफल होता है वो सबसे कम हो जाता है। उसके बाद जो होता है सर्वाधिक जो वृद्धि हुआ है पिछले साल की तुलना में वो दोस्तों कहाँ हुआ है, सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है एक तो हुआ है आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में, एपी हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये अरुणाचल नहीं आंध्रा है। और उसके बाद दोस्तों इसी से अलग हुआ राज्य जो है तेलंगाना। और सबसे ज्यादा जो कमी हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो एक तो कमी हुआ है दोस्तों वो हुआ अरुणाचल में, और दूसरा कमी हुआ है वो हुआ है मणिपुर में, दूसरा सबसे ज्यादा कमी हुआ मणिपुर में। इन सभी फैक्ट को आपको एकदम ध्यान से याद रखना है। ये जो तुलना है ना वृद्धि और कमी वाला, ये 2019 से किया गया है, और ये दोनों जो फैक्ट है ये भी आपको 2019 से तुलना किया गया है। 2019 की तुलना में सबसे ज्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुआ है और सबसे ज्यादा कमी अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। इतना जो वन सर्वे का फैक्ट है वो आपको एकदम हमेशा से याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल लेटेराइट मिट्टियां किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। लाल और लेटेराइट मिट्टी के बारे में मैं बताया था कि लाल और लेटेराइट मिट्टी जो होता है वो काजू ट्रॉपियोका जैसे फसलों के लिए अधिक उपयुक्त है। SI प्री में 2023 का ये क्वेश्चन है। अगला होता है रेगुर मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। कपास के लिए उपयोगी होता है, और रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, BSSC, बिहार पुलिस, बिहार SI सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, मतलब गलत चुनना है। SI प्री 2021 का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो है वो आपको आ जाता है काली मिट्टी महाराष्ट्र में सही है, लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु में ये भी सही है, पीट मिट्टी गुजरात में, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में सही है। लेकिन पीट मिट्टी दोस्तों गुजरात में नहीं पाया जाता है, बल्कि गुजरात में पाया जाता है क्या, काली मिट्टी या लवणीय मिट्टी। ठीक है, कच्छ क्षेत्र में लवणीय, बाकी क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। तो पीट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों केरल और तमिलनाडु में दोस्तों जो है वो पीट मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, बिहार SI प्री में 2019 का क्वेश्चन है।
दलदली मिट्टी कच्छ के रण में, नमकीन मिट्टी मरुभूमि, पीट मिट्टी फिर से उत्तर प्रदेश में आ गया। उत्तर प्रदेश में दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो पीट मिट्टी दोस्तों कहां पर पाई जाएगी? तो पीट मिट्टी अभी हम बताए थे कि केरला में और तमिलनाडु में दोस्तों पाई जाती है, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु सही है। अगला क्वेश्चन जो हो जाता है, अगला क्वेश्चन जो आ जाता है, गर्म रेगिस्तान तथा उसके चारों ओर की जो मिट्टी होती है, SIPRI का ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर जो होता है ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा है। जब आप स्थलाकृतियों का निर्माण जब आप पढ़िएगा फिजिकल ज्योग्राफी में, तो वहां पर जो है पवन के द्वारा निर्मित आकृति में एक जो है लोएस मृदा का नाम आएगा। लोएस मृदा, बालका स्तूप, बालका टीला। तो इस प्रकार से जो रेगिस्तान में जो मिट्टी दोस्तों बनता है ना पवन के द्वारा, वो लोएस मृदा होती है। बाकी सब के बारे में जो है वो आप लोग जो है पांसु मृदा वही ह्यूमस से बनती है। दुमटी, बलुई ये सब जो होता है ये रेगिस्तान में नहीं मिलती है, बल्कि लोएस मृदा बनती है, जो एक तरह से मतलब दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा है कि फिजिकल का और मिट्टी का। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो होता है, तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानी भागों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी होती है? तो तटीय क्षेत्र में और उत्तर भारत के मैदान में जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो उत्कृष्ट होती है दोस्तों। ठीक है, जो आपको सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान में, फिर प्रायद्वीपीय भारत में जो है नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है, काफी उपजाऊ होती है, इसलिए उत्कृष्ट बोलते हैं। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल और जल का जो खुला प्रवाह, ये भी थोड़ा सा लीक से हट के क्वेश्चन आया है, SIPRI का क्वेश्चन है। इसको हम लोग बोलते हैं जलभर या जलावृत मृदा। जो आपको क्या होता है कि भूमिगत जल और जल का जो खुला प्रवाह होता है उसको हम लोग बोलते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? तो रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए उपयुक्त। सबसे ज्यादा रेगुर मिट्टी दोस्तों कहां पर पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत के जोनल मिट्टी को किस प्रकार मानते हैं? मतलब देखिए प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब ये देखिए, ये अगर प्रायद्वीपीय भारत है तो इस क्षेत्र में दोस्तों मुख्य रूप से आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर का जो क्षेत्र था, यहाँ पर का जो क्षेत्र था, वहां पर जो होता है तटीय इलाका को छोड़ करके वो वहां पर जो होता है ना दोस्तों, वो आपको लाल मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत के जोनल क्षेत्र में क्या होता है, लाल मिट्टी का जो विस्तार है वो ज्यादा पाया जाता है। वैसे भी लाल मिट्टी जो होता है ना वो कहीं न कहीं पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र में ही मिलता है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश हिस्सा क्या है, पठारी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर लाल मिट्टी ज्यादा पाई जाती है और वही जलयोजित रूप में पीली दिखती है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव जलोढ़ कहलाता है। ये जो ग्रेजुएट लेवल मेंस फर्स्ट सीजीएल के मेंस में ये क्वेश्चन आया था। देखिए जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर, एक होती है बांगर। तो खादर जो जलोढ़ होती है वही ना नदी द्वारा लाई जाती है, इस यहाँ पर खादर ऑप्शन में नहीं है तो जलोढ़ हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो आयरन के कारण होता है। हम बार बार ये बताएं, लाल और लेटेराइट मिट्टी का रंग जो होता है वो आयरन और सिलिका की वजह से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती? नहीं पाई जाती है तो देखिए तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल। अब इसमें से ऐसे राज्य चुनिए जहां पर जो होता है डेल्टा नदी द्वारा लाया गया जो मिट्टी है वो नहीं है। तमिलनाडु में दोस्तों पूर्वी घाट पे बहुत सारी नदियां मिलती हैं तो है, मध्य प्रदेश में उतना नहीं है, उड़ीसा में भी है और बंगाल में तो है ही, तो इसलिए इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है मध्य भारत में पड़ता है और यहाँ पर जो होता है ना दोस्तों काली मिट्टी का ज्यादा क्षेत्र मिलता है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये BSSC का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से बुलाया जाता है? देखिए गंगा के दक्षिणी भाग में, अब ये पूरा क्वेश्चन ये नहीं कहा कि जो नदियों द्वारा जो पुरानी मिट्टी, अगर सीधे सीधे रहता कि नदियों द्वारा जो पुरानी मिट्टी है तब हम लोग मारते बांगर मिट्टी, यहाँ भांगर लिखा गया है, बांगर वो होता बांगर मिट्टी। ठीक है, अब पूछ रहा है गंगा के दक्षिणी भाग में, तो गंगा के दक्षिणी भागों में जैसे कि बिहार के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं दोस्तों तो उसको हम लोग जानते हैं करल कैवाल के नाम से। तो ये स्पेसिफिक जो है बिहार से ही ये क्वेश्चन पूछा है लेकिन क्लियर नहीं किया है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा करल कैवाल मिट्टी। ठीक है, लेकिन अगर सीधे क्वेश्चन आ जाता, अगर करल कैवाल ऑप्शन में नहीं रहता, सीधे क्वेश्चन पूछ देता, तब हम लोग जो है बांगर मिट्टी ऑप्शन में लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मुंबा देवी मैंग्रोव कहाँ है? तो मुंबा देवी आप लोग नाम से ही क्लियर है। मैंग्रोव जो होता है ना दोस्तों, मैंग्रोव वन जो होता है एक तरह का दलदली क्षेत्र होता है और भारत में सबसे ज्यादा जो भारत में कुल जो मैंग्रोव है, भारत में जो कुल जो मैंग्रोव है दोस्तों वो आपको कहाँ है, वो कितना है? तो 4,992 वर्ग किलोमीटर में होता है, जिसमें जो है टॉप जो होता है मतलब सबसे ज्यादा जो होता है ना
वो सबसे ज्यादा होता है दोस्तों बंगाल में, बंगाल पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। फिर दोस्तों आपको गुजरात में पाया जाता है, और तीसरा जो होता है वो अंडमान में पाया जाता है, अंडमान निकोबार में पाया जाता है। ठीक है, बंगाल में आप लोग जानते हैं कि सुंदरबन मैंग्रोव, गुजरात में जो है कच्छ की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, अंडमान निकोबार में भी बहुत सारा है। और जो सर्वाधिक जो वृद्धि हुआ है, क्योंकि 2 साल पे जो होता है, 2 साल पे इसका भी जो है रिपोर्ट आता है। तो 2019 की तुलना में ये 21 का रिपोर्ट है, 21 का सर्वे का ये रिपोर्ट है। तो 19 से 21 में सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुआ दोस्तों वो हुआ है उड़ीसा में हुआ है, वो आपको उड़ीसा में हुआ है। इतना चीज मैंग्रोव के बारे में पता होना चाहिए। अब अलग अलग जगह पर मैंग्रोव वन का कुछ कुछ नाम है, जैसे कि मुंबा देवी मैंग्रोव कहाँ पर है, तो मुंबा देवी इसमें से मुंबा महाराष्ट्र में, इसी के नाम पे मुंबई का नाम पड़ा है, तो मुंबा महाराष्ट्र में। ऐसे आप लोग मतलब याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोरिंगा मैंग्रोव कहाँ है। यहाँ पर जो है कोरिंगा का भी जो है यहाँ पर नाम आया है, तो कोरिंगा मैंग्रोव। अब ये सब जो होता है ये सब आप लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है, सर्च करके, क्योंकि ये सब पहले से याद आदमी को नहीं होता, लेकिन फेमस क्वेश्चन है इसलिए आप लोग याद रखें। कोरिंगा मैंग्रोव जो होता है वो दोस्तों आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो होता है, निम्नलिखित में से कहां पर जो होता है एक संरक्षित कच्छ वनस्पति। कच्छ वनस्पति का मतलब क्या होता है? कच्छ वनस्पति का मतलब होता है, कच्छ का मतलब यहाँ पर है मैंग्रोव। ठीक है, कच्छ का मतलब मैंग्रोव। तो ऐसा मैंग्रोव जिसको संरक्षण दिया गया है तो वो गोवा में है, गोवा में है जो संरक्षित जो है वो। भारत के किस राज्य में काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में। टोटल काली मिट्टी का 27% जो होता है दोस्तों वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहां तक सीमित है? ठीक है, गंगा के मैदान में, गंगा के मैदान का तो कोई चर्चा ही नहीं, क्योंकि जरूर मिट्टी, मध्य दक्षिणी क्षेत्र, हिमालय का क्षेत्र, पूर्वी डेल्टा, ये सब जो होता है ना, ये सब में अलग अलग टाइप का मिट्टी पाया जाता है, लेकिन मध्य दक्षिणी क्षेत्र में जो होता है वो आपको काली मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मिट्टी का सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है? स्वतः जुताई वाली मिट्टी काली मिट्टी, हम बताए हैं, आप लोग लेक्चर बड़े अच्छा से पीछे करके देख सकते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी तीव्र जल धारण क्षमता जो होती है वो काली मिट्टी की हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? मिट्टी के कटाव का दोस्तों वो मुख्य कारण होता है इनमें से, देखिए, जंगलों के काटने से जो होता है ना वो मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं ना मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, लेकिन जंगल कटेगा तो मिट्टी का अपरदन तेजी से होता है, मिट्टी का बहाव जो होता है वो तेजी से जो हो जाता है। ठीक है, ये आप लोगों का दोस्तों आज का जो है ये आपका जो है आंसर है। अब देखिए, अब हम लोग जो है थोड़ा सा जो है, तो ये दोस्तों आज का आप लोगों का लेक्चर था, ये भारत की मिट्टी और वनस्पति के बारे में। अब देखिए जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो भारत में कृषि और खनिज को हम लोग एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। हम जो है थोड़ा सा डिले करके आप लोग को 2-3 दिन पर एक लेक्चर देते हैं, सप्ताह में 3 ही लेक्चर देते हैं, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि कम से कम 2 टॉपिक उसमें हम अच्छे से कवर करवाएं। इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है, आप जब तक समय मिलता है उसको अच्छा से पढ़िए, नोट्स बनाइए। ठीक है, और क्विज जो है वो उसमें जरूर जो है पार्टिसिपेट कीजिए। जल्द ही जो है वो ऑनलाइन क्विज और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है आपके समक्ष जो है वो ऐप के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम में लाया जाएगा, ताकि आप जो है अपने समय के अनुसार से और भी अच्छे तरीके से, पहले उसमें क्या रहेगा कि पहले आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि फलना डेट को आपको इस टॉपिक का या इस बीएसएससी का इतना नंबर टेस्ट होगा। उसके बाद जो है हम उस टेस्ट को जो है लाइव करेंगे और तब आप लोग टेस्ट दीजिएगा, फिर आपका जो है पूरा का पूरा रैंक और मेरिट लिस्ट वगैरह सब जो है वो शेयर किया जाएगा। तो ये जो है इन फ्यूचर का प्लान है। फिलहाल में जो प्रहार सीरीज चल रहा है उसका आप लोग भरपूर से फायदा उठाइए। इसके साथ साथ जो है वो हम बहुत ही जल्द जो है ना वो स्ट्रेटजी वीडियो, जो बहुत सारे लोग का एक एक डाउट है, मैथ रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, रिवीजन कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, उसके बाद जो है ऑनलाइन मोड में तैयारी कैसे करें, सेल्फ स्टडी से तैयारी कैसे करें, जो डाइवर्ट होते हैं आप उससे कैसे जो है रुके। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक पे जो है वो हम सिलसिलेवार तरीके से बहुत ही जल्द जो है आप लोगों के लिए जो हम स्ट्रेटजी वीडियो का एक अलग से सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो प्रहार सीरीज के अलावा रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए जो है वो आप हमसे जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को मस्ती से जारी रखिए, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।